ये डिस्कस करते हैं अपन। चलो, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ग्रो कर रही हैं, लेकिन अगर वो इन अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाए, कंट्रोल ही नहीं है, तो कैंसर हो जाता है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स हो जाती है। ठीक है। अब इन सेल्स को किल करने के लिए अपने को चाहिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इनके नाम से ही पता लग रहा है, साइटो प्लस टॉक्सिक। साइटो मतलब सेल, और टॉक्सिक तो आपको पता ही, टॉक्सिक मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्स हो रही है उनको किल करने के लिए अपने को चाहिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है। अब इन दिक्कत क्या होती है कि ये साइटोटॉक्स जो टॉक्सिक हम ड्रग्स बना रहे हैं, बेसिकली कैंसर सेल्स को तो किल करती है, लेकिन हमारी बॉडी की सेल्स को भी किल कर देती है, नॉर्मल सेल्स को भी। इसी वजह से इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। अभी साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट जो आपके सामने चार लिखे हुए हैं, बोन मैरो वाला और हेयर फॉलिकल, जीआईटी एंड हाइपरयूरिसीमिया वाला, ये सारे के सारे कैंसर ड्रग्स कॉज करते हैं। एक्सेप्शंस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चार साइड इफेक्ट हर जगह आप लिख के आ सकते हो सेमेस्टर एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है। कौन कौन से, बोन मैरो, मतलब कि जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं ये बोन मैरो सेपरेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का नंबर नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाना। अनीमिया तो आपको पता ही है। ठीक है। फिर हेयर फॉलिकल सेल्स, मतलब कि क्या होता है कि हेयर फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती हैं। ठीक है। तो ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं ये हेयर फॉलिकल सेल को भी किल करते हैं, इसी वजह से एलोपीशिया हो जाती है। तभी आप लोग देखते हैं कि जिनको कैंसर हो जाता है उनके बाल झड़ जाते हैं। रिवर्सिबल होता है लेकिन ये फिनोमेना। ठीक है। जीआईटी के अंदर डायरिया होता है, इस पे स्टार मार्क मार लेना, आगे बताता हूँ क्यों। फिर चौथा चीज जो होती है वो हाइपर यूरिसीमिया हो जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो ये चार साइड इफेक्ट हैं, ये सारे के सारे साइटोटॉक्सिक ड्रग कॉज करते हैं। एक्सेप्शन है, वो आगे बताता हूँ। बोन मैरो सेपरेशन, एलोपीशिया, डायरिया एंड हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है। चलो, अब सेल साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली चार अपने फेज होते हैं, G1, S, G2 और M। ठीक है। तो G1 के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डीएनए के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है। पहले फेज के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डीएनए के अंदर कोई ग्रोथ नहीं, डीएनए के अंदर कोई रेप्लिकेशन नहीं। अब एस फेज आते ही डीएनए के अंदर सिंथेसिस स्टार्ट होनी हो जाती है, और रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। वैसे बहुत डिटेल्ड साइकिल है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें इतनी डिटेल में पढ़ना नहीं है, अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। फिर G2 आता है। G2 के अंदर क्या होता है, दोबारा सेल ग्रो करती है, और यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मतलब होता है बताओ। दो चीजें होती है, माइटोसिस, मियोसिस, लेकिन अभी माइटोसिस बताओ क्या होता है। माइटोसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आकाश सर ने पहली क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास में, जब सेल साइकिल पढ़ाई होगी। टू डॉटर हैप्लॉइड सेल, मतलब कि डिवीजन हो जाता है। ठीक है, एक सेल से अलग अलग सेल्स बनती जा रही हैं। ठीक है। चलो, अब एम फेस, एम से पता लग रहा है माइटोसिस फेस। ठीक है, इसमें डीएनए हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। 46 थे, 23 बट के इधर इस वाली सेल में चले गए, और 23 दूसरी सेल के अंदर चले गए। तो चार फेज होते हैं, G1, S, G2 और M। ठीक है। G1 एंड G2 के अंदर डीएनए ग्रो नहीं कर रहा है, ये लिख लो आप। वहां पे सेल ऑर्गेनल्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एस के अंदर डीएनए ग्रो कर रहा है, और एम के अंदर माइटोसिस हो रही है। ठीक है। चलो, तो इस स्लाइड से हमने क्या समझा, इस स्लाइड से हमने ये समझा कि जो कैंसर होते हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि हमारी बॉडी की सेल्स को भी किल करते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो सेपरेशन होती है, एलोपीशिया हो जाता है, डायरिया होता है, हाइपरयूरिसीमिया होता है। चार फेस है, G1, S, G2, M। एम में माइटोसिस होती है, G2 और G1 के अंदर सेल की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस वाला मेन फेस है जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन हो रही है। एस से पता लग रहा है, S4 सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। ठीक है। चलो, अब ड्रग्स पे आ जाते हैं। अल्कालिटिक एजेंट्स, सबसे पहले कैटेगरी आती है अल्कलाइटिक एजेंट्स, और इनके नाम से ही पता लग रहा है कि कर क्या रही है। ये अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, डीएनए के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली N7 पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में कनेक्शन हो जाता है इनका, और इसे हम बोलते हैं डाइमर। डाइमर, इसे हम बोलते हैं डाइमर। यहाँ पे डाइमर बन गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन।
अब इसका मकसद क्या है, मतलब हम डाइमराइजेशन करवा क्यों रहे हैं? तो बेसिकली होता क्या है, देखो सबसे पहले अल्कलाइटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं ग्वानिन के N7 पोजीशन पे, अभी आपको बताया, इससे डाइमर्स बनते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे DNA1 एंड DNA2 है, इनके बीच में अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ और यहाँ पे डाइमर बन गया, दोनों आपस में चिपक गए तो डाइमर बन गया। इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो होता क्या है कि रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए होता है वो दूसरी सेल में जाता है, तो हमारी बॉडी मेक श्योर करती है कि जो सेम डीएनए है वही इस सेल के अंदर आए, सेम डीएनए आए। लेकिन बॉडी है, नेचर है, तो कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उस गलती को एलिमिनेट करने के लिए एंजाइम होते हैं न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस, ठीक है, न्यूक्लियसिस, इसको नोट कर लेना। ये एंजाइम क्या करते हैं कि अगर गलत डीएनए आता है तो उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डीएनए आगे जाने वाला था, हमने डाइमर बना दिया, हमने डाइमर बना दिया, ये तो इननेचुरल है, मतलब कि तो दिक्कत हो गई। तो ये न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? कम ऑन फास्ट। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये दो अलग डीएनए, इनको आपस में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आगे की सेल में पास ऑन होने वाले थे। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम पास होने वाले थे, जो कि पैटर्न था ये आगे आगे जाता। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने डाइमर बना दिया, डाइमर आपस में चिपक गए। अब ये चीज न्यूक्लियस ने पकड़ ली कि यार ये सेम डीएनए आगे जाना था, ये तो थोड़ा डिफरेंट है, ये तो डाइमर बना हुआ है। तो वो क्या करता है, इस डाइमर डीएनए को किल कर देता है। अब डिस्ट्रॉय हो गया डीएनए तो सेल की डेथ हो जाती है। तो यही होता है, अल्कलाइटिक एजेंट्स इस तरह से काम करते हैं। तो आपको एग्जाम में बस इतना पूछेगा कि वो काम किस तरह से कर रहा है, तो आपको इतना यहाँ पे नोट करना है कि वो अल्काइल ग्रुप को ऐड करता है N7 पोजीशन पे ग्वानिन के। ठीक है, जिसकी वजह से डाइमर बनता है। मैंने आगे बता दिया कि डाइमर की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस एक्टिव हो जाएंगे और डाइमर को किल कर देंगे और सेल डेथ हो जाएगी। तो ये आपके अल्कलाइटिंग एजेंट्स के मैकेनिज्म है, लिख लीजिए। डाइमराइजेशन हो रही है यहाँ पर। सबको क्लियर हो गया ये? फिर आगे चलें, बताओ मुझे अल्काइलेटिंग एजेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो बता दो, फिर मैं दोबारा रिपीट करूं। चलो, अब आ जाते हैं ड्रग्स पे। तो ड्रग्स के लिए आपको ट्रिक याद करनी है, इफ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। अगर बस प्रेजेंट नहीं तो मेरी साइकिल ले जाओ। इफ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। तो इसमें इफॉस्फामाइड, बसल्फान, नाइट्रोसोयूरिया, प्रोकार्बाजीन, टीमोजोलोमाइड, मेल्फनफान एंड साइक्लोफॉस्फोमाइड। तो ये ट्रिक है, आपको याद करनी है। ठीक है, अब इनके साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इनके 6 साइड इफेक्ट है, दो यहाँ लिखे, चार आपको ऑलरेडी पता है। कौन कौन से जल्दी बताओ, क्लास में याद करेंगे अभी। दो यहाँ लिखे हैं, चार आपको ऑलरेडी पता है, लिख के बताओ जल्दी। चार कौन से थे? अभी पहली स्लाइड पे डिस्कस किया था, हाइपर यूरिसीमिया, बहुत बढ़िया। और एलो एलोपेशिया, ओके, और डायरिया, हाँ वेरी गुड, दो और। चलो, डायरिया हो गया, एलोपीशिया, बोन मैरो सेपरेशन था, और हाइपर यूरिसीमिया। दो साइड इफेक्ट इनके और होते हैं, वो है सेकेंडरी ल्यूकेमिया एंड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब कि गोनाडोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते उसके बाद। ठीक है, तो दो साइड इफेक्ट होते हैं, सेकेंडरी ल्यूकेमिया एंड स्टेरिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज आती है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन जी पैट में बहुत आता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। दो ड्रग होते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड इफोस्फेमाइड। ये दोनों के दोनों जो है हीमोरेजिक सिस्टिसिस कॉज करते हैं। अब ये क्या होता है? पहली बात तो ज्यादा कौन करेगा, ये करता है इफोस्फेमाइड। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है साइक्लोफॉस्फेमाइड और इफोस्फेमाइड, तो आपको इफोस्फेमाइड चूज करके आना है, क्योंकि ये लो डोज पे भी कर देता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड के हमें हाई डोज चाहिए। तो होता क्या है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड या इफोस्फेमाइड को बॉडी में देने के बाद एक्रोलीन बनता है, ये केमिकल का नाम है, नोट कर लेना, एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या करता है, ये आपकी किडनी में जाता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टिस। ठीक है, अब क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हीमोरेजिक। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेम हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हीमोरेजिक सिस्टिसिस। आप सबको समझ आ गया होगा कि यार ये हीमोरेजिक सिस्टिसिस होता क्या है। दो ड्रग होते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड इफोस्फेमाइड। ठीक है, तो इसको रोकते कैसे हैं?
तो बेसिकली साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड इफोस्फेमाइड जो है, अब सबको पता है कि हीमोरेजिक सिस्टिसिस कॉज करेगा, तो इसके लिए हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए साथ में एक ड्रग देते हैं मेसना। मेसना की फुल फॉर्म है मर्केप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। ये पूछेगा नहीं, अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो शायद पूछ ले, फार्माकोलॉजी में बस मेसना पूछेगा। लेकिन अगर किसी को सिस्टिसिस हो चुका है तो ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड्स। तो उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड इफोस्फेमाइड जो है वो बॉडी में जाके एक्रोलीन बनाते हैं। एक्रोलीन फिल्टर होके किडनी में जाता है, वहां पे जाके वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसको हम हीमोरेजिक सिस्टिसिस बोलते हैं। इस चीज को रोकने के लिए मेसना दिया जाता है, और अगर हो गया है तो स्टेरॉइड दे देंगे। क्लियर? ये जी पैटर्न 3-4 बार पूछा जा चुका है और नाइपर में पूछता है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। एक एक चीज याद होनी चाहिए यहाँ पर, ड्रग का नाम, केमिकल का नाम, साइड इफेक्ट का नाम, और क्या नाम है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या देंगे, ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे। चलो, अब अब जो हमने यहाँ पे ड्रग्स डिस्कस करे थे, आइफॉस्फेमाइड, सल्फान, नाइट्रोसोयूरिया, इनके बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं। तो जो बसल्फान होता है वो लंग फाइब्रोसिस एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है। दोनों लगभग सेम ही चीज होती है, अलग से लिखा है मैंने। ठीक है, तो फाइब्रोसिस किस कॉज कर रहा है, ये पल्मोनरी की, लंग की। ठीक है, फिर आते हैं नाइट्रोसोयूरिया, जिसका सफिक्स आता है मस्टाइन। मस्टाइन बिल्कुल मस्त वाले ड्रग्स हैं, कार मस्टाइन, लो मस्टाइन। सी मस्टाइन याद करना है कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कार मस्टाइन, लो मस्टाइन, यही आपको पेपर के अंदर दिखेगा। तो नाइट्रोसोयूरिया के बारे में खास बात ये होती है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, और ये डिलेड ब्लड मैरो सप्रेशन कॉज करते हैं। हमने पढ़ा था कि 4 साइड इफेक्ट सबके सब कॉज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाले डिलेड करते हैं। मतलब कि बोन मैरो सप्रेशन होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। तो ये स्पेशल पॉइंट नाइट्रोसोयूरिया के बारे में। ड्रग कौन से इनके मस्त वाले हैं, कार्मास्टाइन, लोमस्टाइन। बसल्फान जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है। फिर आते हैं प्रोकार्बाजीन, ये डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन कॉज करता है। मतलब कि अगर आप प्रोकार्बाजीन ले रहे हो तो आप अल्कोहल नहीं ले सकते, नहीं तो डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है टीमोजोलोमाइड, जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ग्लायोमा। ग्लायोमा, ये मुझे पता है कोई ग्लायल क्या होता है, ग्लायल, ग्लायल, ग्लायल टिश्यू कहाँ पर मौजूद होती है, ग्लायल टिश्यू ब्रेन के अंदर। वेरी गुड। तो नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो ग्लायोमा कहते हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है टीमोजोलोमाइड। ठीक है, फिर मेल्फेलान आता है, वो मल्टीपल माइलोमा में यूज किया जाता है, नाम से देख लो, एम से मेल्फेलान, एम से मल्टीपल माइलोमा। तो ये एक एक ड्रग के स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं कौन कौन से ड्रग्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करते हैं। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, एबीसी मीथोट्रेक्सेट। इसमें एबीसी वाले ड्रग जो है, यहाँ पे इनफैक्ट लगभग सारे ही ड्रग हमारे एंटी कैंसर के हैं, एक्सेप्ट अमायोडायरोन जो है, अमायोडायरोन। ठीक है, तो ए फॉर अमायोडायरोन, बी से बसल्फान, ब्लियोमाइसिन, सी से साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड मीथोट्रेक्सेट। ये 4 ड्रग आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, एबीसी मीथोट्रेक्सेट, ये सारे के सारे ड्रग्स जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करते हैं। ट्रिक लिख लेना, एबीसी मीथोट्रेक्सेट, अमायोडायरोन, बसल्फान, ब्लियोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड मीथोट्रेक्सेट। चलो, अब आते हैं प्लैटिनम कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड सबसे आसान याद करने के लिए, क्यों? क्योंकि इनका मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम मैकेनिज्म है अल्केलाइटिंग एजेंट वाला। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे 2 डीएनए है। ठीक है, अब इनके बीच में वहां पे अल्काइल जोड़ रहे थे, यहाँ पे अल्काइल की जगह क्या आ जाएगा, कोई कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर क्या आने वाला है, वहां पे अल्काइल बीच में लग रहा था, डाइमर बन रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लैटिनम। वेरी गुड। वहां पे अल्काइल लग रहा था, प्लैटिनम लग रहा है, बाकी पूरा मैकेनिज्म सेम है, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। ठीक है, साइड इफेक्ट जो पढ़े थे वो भी सेम है, कितना काम आसान हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे याद करना है सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन एंड ऑक्सैलिप्लाटिन, प्लाटिन वाले ड्रग्स याद करने हैं। बराबर, चलो, सिस्प्लाटिन ही पूछता है, और बहुत ही फेमस ड्रग है ये। तो इस फेमस ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, 3 है, वो आप याद कर लो। वॉमिटिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये उल्टी करवा देता है, और मोस्ट इमेटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग है। 99% लोगों को ये साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। एक बार दवाई खाई, 100 में से 99 लोग उल्टी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सिस्प्लाटिन खाने के बाद। उसके बाद ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिवर्सिबल रहती है और ऑटोटॉक्सिसिटी इरिवर्सिबल रहती है। तो प्लैटिनम कंपाउंड्स के बारे में अपने को बस इतना ही पढ़ना है। चलो, अच्छा, ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी उसको अवॉइड कैसे करते हैं। 3 तरीके हैं, इसमें से आप ये ड्रग का नाम याद कर लो, अमीफॉस्टाइन। बाकी आप अगर सिस्प्लास्टिन को आप चाहते हो कि उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो, तो उसको आप स्लो आईवी इन्फ्यूजन दोगे, स्लो आईवी इन्फ्यूजन।
या फिर सलाइन लोड करके दोगे। मेन चीज आती है एमिफोस्टाइन, ये ड्रग का नाम नोट कर लेना कि सिस्प्लाटिन के साथ एमिफोस्टिन देते हैं ताकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लैटिनम कंपाउंड में सिस्प्लैटिन आता है, कार्बोप्लैटिन प्लैटिन वाले ड्रग्स हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है अल्कलाइटिंग एजेंट वाला, बस अल्काइल की जगह प्लैटिनम आ जाता है। साइड इफेक्ट बिल्कुल सेम है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर सिस्प्लाटिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, वॉमिटिंग करवाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी को रोकना है तो स्लो आईवी इन्फ्यूजन दो, सलाइन लोड करके दो, और एमीफॉस्टिन करके एक ड्रग आता है केमिकल, उसके साथ दे दो। प्लैटिनम कंपाउंड्स खत्म। अब आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स पे। अब एंटी मेटाबोलाइट्स किस तरह से काम कर रहे हैं? तो एंटी मेटाबोलाइट ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मुझे बताओ कहाँ पढ़ा था ये हमने? एंटी मेटाबोलाइट्स ये काफी बार पढ़ चुके हैं, दो जगह हमने इसके ड्रग्स डिस्कस करे हुए ऑलरेडी। बताओ बताओ कहाँ पढ़ा था हमने ये? सल्फोनामाइड, चलो बहुत बढ़िया। और कहाँ पढ़ा था? सल्फोनामाइड पढ़ा था। इसको हमने पढ़ा था बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एजेंट में। फिर हमने इसको पढ़ा था लेप्रोसी के अंदर। और एक और जगह पढ़ा था हमने इसको, मलेरिया। मलेरिया में पढ़ा था कैसे? बिल्कुल पढ़ा था मलेरिया में। ठीक है, तो ये चौथी बार आ रहा है एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट क्या करता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन रोक देता है। मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, डीएनए बनेगा ही नहीं आगे। तो अब मुझे बताओ कि चार फेज थे, G1 G2 और S और M। तो डीएनए कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा था, कहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा था? एस फेज पे हो रहा था ना। तो बस ये वाले ड्रग एस फेज पे काम करेंगे। सिंपल। अब बेसिकली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? डीएनए जो है वो तीन पाथवे के थ्रू बन रहा है, फॉलिक एसिड, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। तो अब हमें देखना है कि फॉलिक एसिड पे कौन सा काम करेगा, प्यूरिन्स पे कौन सा काम करेगा, पैरामिडीन्स पे कौन सा काम करेगा। चलो, तो ये वाला पाथवे देख के आपका दिमाग बिल्कुल याद, आपके दिमाग में एक बात चमक गई होगी, यार ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था ये हमने? ये सल्फोनामाइड्स में पढ़ा था। ट्राइमिथोप्रिम, सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन, यही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड बनाने के लिए तीन केमिकल की जरूरत होती है, टेरेटिन, पावन, ग्लूटामेट। ठीक है, ये आपस में मिलते हैं, फोलिक एसिड सिंथेस की प्रेजेंस में फोलिक एसिड बना देते हैं, जो कि इनएक्टिव होता है। उसके बाद क्या होता है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है उसको फोलेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और से आगे डीएनए बन जाता है। लेकिन जो मीथोट्रेक्सेट है ये इस एंजाइम को इनिबिट कर देगा। तो इससे क्या होगा? फोलेनिक एसिड बनेगा नहीं, डीएनए बनेगा ही नहीं। तो मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा आपको। ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से फोलेनिक एसिड नहीं बनेगा। अगर फोलेनिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा। बताओ, क्लियर हुआ मीथोट्रेक्सेट? कैंसर में इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, अब इसके साइड इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं मीथोट्रेक्सेट के। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोलिक एसिड बन नहीं रहा। तो फोलिक एसिड की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो मेगलोप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। मेगालोप्लास्टिक अनीमिया, आरबीसी का जो साइज होता है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा। अब इसकी इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो वो होती है फोलेनिक एसिड, जिसको आप लोग ल्यूकोवरिन भी बोलते हो और सिट्रोवोरम भी बोलते हो, और ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है। ठीक है, कि मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा हम केमिकल देंगे? या तो वो फोलेनिक एसिड दिया होगा या ल्यूकोवरिन दिया होगा। सिट्रोवोरम आज तक पूछा नहीं गया है, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है बस। फोलेनिक एसिड, ल्यूकोवरिन, यही पूछता है ज्यादा। ल्यूकोवरिन, ये लिख लेना। जैसे क्वेश्चन बड़ा फेमस है ना कि बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं? फ्लूमाजेनिल। देवश्री, कैन वी यूज, कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज पारीमेथामीन एंड ट्राइमिथोप्रिम आल्सो? यस वी कैन यूज। देखो, एक कंडीशन के बहुत सारे ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ड्रग यही देखा गया, मीथोट्रेक्सेट। चलो आगे चलते हैं। और पता है ऐसा भी होता है कि हम अनवांट साइड इफेक्ट्स नहीं चाहते ज्यादा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास है ल्यूकोवरिन। चलो, अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, तो कैंसर आपको निमोनिक याद रखना है, और इसके अंदर पहला वाला और लास्ट वाला आपको जरूर याद रखना है, बाकी भूल जाओ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही दोनों बता रहा हूँ। सी से कोरियोकार्सिनोमा एंड रुमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकी आप लोग रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया। और चांस भी बहुत कम है, क्योंकि जी पैट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस ही पूछता है। ठीक है, तो कोरियोकार्सिनोमा एंड रुमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ पे मिथोट्रेक्सेट दिया जाता है, अलोंग विद दैट कैंसर में दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं ड्रग्स अफेक्टिंग प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में अपने पढ़ा है, एजी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। सही है ये? बिल्कुल बताओ मुझे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, प्यूरिन एंड पैरामिडीन। सही लिखा है मैंने?
सही है। चलो ठीक है। चलो मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि प्यूरिन है, ठीक है, और प्यूरिन जैसा कोई स्ट्रक्चर वाला ड्रग है, एनालॉग बोल देते हैं। अब आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज को या तो इस पे काम करना है या इस पे काम करना है। अगर मैं बाहर से एनालॉग दूंगा तो वो एनालॉग पे काम कर देगा। तो उससे क्या पता लगता है कि भाई एनालॉग जो है वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को। प्यूरिन्स के बीच और एनालॉग्स के बीच में कंपटीशन चलता है और एनालॉग जीत जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये एनालॉग जो है, जो एनालॉग पढ़ेंगे मरकेप्टोप्यूरिन, थायोग्लूनिन, ये डीएनए पॉलीमरेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स मौजूद है लेकिन हम बाहर से एनालॉग दे रहे हैं। फिर एनालॉग के ऊपर काम करा डीएनए पॉलीमरेज, जबकि इसको काम किसके ऊपर करना था, इसके ऊपर, लेकिन हमने ये वाला दे दिया। तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, और ये एस फेज पे काम करेंगे। ज्यादातर ड्रग्स यहाँ पे एस फेज वाले ही हैं, एम फेज वाले आगे पढ़ेंगे। एस फेज वाले अगर कुछ भी याद ना आए तो एस फेज टिक करके आ जाना। एम फेज वाले इकलौते ही ड्रग है, वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्यूरिन एनालॉग्स की। प्यूरिन एनालॉग्स कौन से हैं? तो यहाँ पे दो चार ड्रग्स अपने आते हैं, सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन, सिक्स थायोगोनिन, एंड बाकी बाइन वाले ड्रग्स हैं, क्लेट्रीबाइन, फ्लूट्राबाइन। अब इन दोनों के खास बात यह है कि दोनों हिपैटोटॉक्सिक है। मरकेप्टोप्यूरिन भी और थायोगोनिन भी हिपैटोटॉक्सिक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नोट करनी है आप कर लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्लेड्रीबाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हेयरी सेल ल्यूकेमिया, एंड फ्लूडाराबाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर CLL, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ये पूछा नहीं गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, मरकेप्टोप्यूरिन हिपैटोटॉक्सिक एंड थायोगोनिन हिपैटोटॉक्सिक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि जो प्यूरिन एनालॉग है वो लीवर की टॉक्सिसिटी करते हैं। चलो, ओके। अब यहाँ पे खास बात ये आती है, क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से आता है। क्या चीज आती है कि जो सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है जेंथीन ऑक्सीडेज से। जेंथीन ऑक्सीडेज, जेंथीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होता है। जितने भी आपके कैंसर के ड्रग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के साथ जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर दिया जाता है। कौन उसका ड्रग का नाम बताओ क्या होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर का नाम क्या होता एलोप्यूरिन। है? एलोपेरोनॉल, बहुत बढ़िया। क्यों दे रहे हैं हम कैंसर ड्रग्स के एलोपेरोनॉल, क्यों दे रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्यों देते हैं? यूरिक एसिड का लेवल्स डिक्रीज करने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने चार साइड इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें जो चौथा साइड इफेक्ट था हाइपर यूरिसीमिया। मतलब सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं कैंसर के, वो हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी कैंसर का ड्रग दे तो एलोपेरोनॉल साथ में दे दें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना ताकि वो सैंथीन ऑक्सीडेज को हटा दे और यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाए। ओके, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन जो है मेटाबोलाइज हो रहा है जेंथीन ऑक्सीडेज से। अगर मैंने इसी को हटा दिया एलोपेरेनॉल देके, तो सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन की मेटाबॉलिज्म कैसे होगी? मतलब इसकी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मतलब ये ड्रग देना नहीं है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है। मैंने एलोपेरोनॉल देके यही हटा दिया, अब इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जिसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी उसका लेवल तो ब्लड में बढ़ जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसकी डोज को कम कर देते हैं। जब भी हम सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन देते हैं एलोपेरेनॉल के साथ उसकी डोज को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इसके साथ भी दिया जाता है लेकिन डोज कम कर देते हैं ताकि बोन मैरो सेपरेशन ना हो। क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं पायरीमिडीन एनालॉग्स। प्यूरिन पढ़ लिए, फॉलिक एसिड भी पढ़ लिए। फॉलिक एसिड के अंदर इकलौता ड्रग था मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, तो पायरीमिडीन एनालॉग के अंदर बाइन वाले ड्रग्स आ जाते हैं अपने कैपिसटाबाइन, गैम्सीसिटाबाइन एंड साइटाराबाइन। इसमें साइटाराबाइन जो है सबसे मेन है। ठीक है, एंड 5 फ्लोरोयूरासिल। अब ये दोनों के दोनों जो ड्रग है स्टार्टिंग वाले, 5 फ्लोरोयूरासिल एंड कैपिसिटाबाइन, इसको आप छोड़ दो। कैपेसिटाबाइन ये पूछेगा भी नहीं। अब 5 फ्लोरोयूरासिल याद रखो, ये हैंड एंड फुट सिंड्रोम कॉज करता है। मतलब इसको खाने के बाद हैंड एंड फुट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, फिर आप जेम्सिसिटाबाइन याद करो कि पैनक्रियाटिक कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस है। और साइटाराबाइन एटैक्सिया कॉज करता है। एटैक्सिया मतलब क्या होता है, बैलेंस खराब हो जाना, स्पीच खराब हो जाना। ठीक है, बैलेंस करने में, बॉडी को चलने में, बोलने में दिक्कत आती है, तो साइटाराबिन वो करता है। इसको याद कैसे रख सकते हो, C4 साइटारा, C4 CNS, मतलब CNS वाला साइड इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, अटैक्सिया हो जा रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है।
जबकि फ्लोरोयूरासिल क्या करता है, हैंड एंड फुट सिंड्रोम कॉज करता है, हाथ और पैर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं स्पिंडल वाले ड्रग्स। तो सबसे पहले जब मैंने पूछा था आपने कौन कौन से ड्रग्स देखे हुए हैं, तो वहां पे एक ड्रग का नाम आया था, किसी स्टूडेंट ने लिखा था विनक्रिस्टीन। तो अब वो पढ़ने जा रहे हैं अपन, विनक्रिस्टीन। पहले बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, फिर आगे पढ़े, क्योंकि इसके बाद ज्यादा ड्रग्स बचते ही नहीं है, फिर अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो अभी तक जो हमने ड्रग्स पढ़े थे सारे के सारे मोस्टली एस फेज पे काम कर रहे थे, लेकिन ये वाले जो ड्रग्स है ना, जो स्पिंडल पे काम करते हैं, वो एम फेज वाले होते हैं। एम फेज वाले। ठीक है। तो ये एम फेज वाले क्यों होते हैं? एम फेज का क्या मतलब होता है? माइटोसिस। मतलब कि सेल का दो भाग में टूट जाना, ताकि जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर बराबर क्रोमोसोम्स जाएं। इस प्रोसेस को मैं समझाता हूँ, क्योंकि स्पिंडल हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता होता क्या है। अब ये मान लो एक सेल है, बिल्कुल सर्कल बनी नहीं मुझसे, लेकिन समझ लेना कि सेल ही है ये। तो होता क्या है कि अभी क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स मौजूद है, और आप चाहते हो कि जो बाकी की सेल्स बने उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, बिल्कुल कोने के अंदर चला जाता है वो, इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे स्पिंडल तैयार होता है। स्पिंडल कौन तैयार करता है? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन का नाम होता है। ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या करता है? छोटा सा एक प्रोटीन होता है। अब एक प्रोटीन स्पिंडल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? अब मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, इस गोले से लेके इस गोले तक पहुंचना है, तो एक प्रोटीन तो काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होती है? असेंबली तैयार होती है, मतलब कि पॉलीमराइजेशन होता है ट्यूबुलिन का। ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन आते हैं और वो पुल तैयार करते हैं, उस पुल को हम स्पिंडल बोलते हैं। ये स्पिंडल बन गया आपका, जो ब्रांच बीच में बन रही है स्पिंडल है। और जो प्रोटीन है ये वाला, ये अपना ट्यूबुलिन प्रोटीन है। इससे हम क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन। तो अब अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है, बीच में क्रोमोसोम आके ऐसे हो जाता है यहाँ पर। क्रोमोसोम बीच में आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल बीच में। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होती है, बिल्कुल बीच में से। अब मुझे बताओ, बीच में से डिवीजन होगी तो जो दो सेल्स बनेंगे उनमें बराबर क्रोमोसोम जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बीच में से डिवीजन होती है। यस और नो? अगर बीच में से बिल्कुल डिवीजन होगी तो दोनों में, दोनों सेल जो बनेंगे इसके बाद बराबर क्रोमोसोम जाएंगे कि नहीं? तो आपको अब समझ आ गया होगा कि ट्यूबुलिन क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, अब सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा पुल सा बन रहा है वो स्पिंडल है। इसके अंदर एक एक यूनिट जो ये हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ये सेंट्रियोल है, बीच में से डिवीजन होता है ताकि आगे चल के जो दो सेल बने उसके अंदर बराबर क्रोमोसोम जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली इस चीज पे कि कौन कौन से ड्रग स्पिंडल पे काम करते हैं। पहले मैं रेड पेन ले लेता हूँ। चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रही है। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है? पॉलीमराइजेशन बताओ क्या होता है पॉलीमराइजेशन, सिंपल भाषा में। क्या हो रहा है पॉलीमराइजेशन का मतलब? मोनोमर कंपाउंड। मोनोमर क्या है यहाँ पर बताओ, मोनोमर क्या है? मोनोमर्स कंपाउंड टुगेदर, मोनोमर है क्या यहाँ पर? यहाँ पे छोटी सी यूनिट क्या है? ट्यूबुलिन, वेरी गुड। तो ट्यूबुलिन जो है आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीमराइज हो रहा है और उससे बन रहा है स्पिंडल। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब सेल, एक सेल में से क्रोमोसोम दूसरी सेल में जाना है, तो मुझे एक चीज बताओ कि इसका टूटना भी तो जरूरी है, उस ट्यूबुलिन का टूटना जरूरी है कि नहीं? तभी तो बीच में से टूटेगा और यहाँ से एक क्रोमोसोम दूसरी सेल में जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरी सेल में जाएगा। टूटना भी जरूरी है कि नहीं? एक बार बनाना जरूरी है ताकि क्रोमोसोम बीच में आ जाए, उसके बाद तोड़ना भी जरूरी है। ये सबको समझ आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? अगर नहीं है बताओ मुझे। सबसे पहले क्या हो रहा है, ट्यूबुलिन आपस में चिपक रहे हैं, पॉलीमराइज कर रहे हैं, बहुत सारे ट्यूबुलिन, उससे क्रोमोसोम बीच में आ रहा है।
मतलब कुल मिला के ट्यूबुलिन काम कर रहा है कि क्रोमोसोम बीच में आ जाए, ताकि जब उसको बीच में तोड़े तो 23 इधर जाए, 23 इधर जाए। तो पहले पॉलीमराइजेशन हो रही है और बाद में डीपॉलीमराइजेशन हो रही है। क्लियर हुआ कैसे क्या हो रहा है, या दोबारा बताओ मुझे। अगर अभी तक नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। आई एम वेटिंग, बताओ मुझे। इसके बाद क्योंकि ज्यादा चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, फिर हो गया अपना कंप्लीट। यही है, सारे ड्रग्स हमने लगभग क्लियर कर पढ़ ही लिए हैं, मतलब हो गया है कंप्लीट। मेटाफेस एनाफेस, वहां इसका रोल नहीं है, वो अलग चीज है, वो डिटेल में चला जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बार लेक्चर दोबारा जाके देख लेना आप लोग, अगर क्लियर नहीं होता है तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले क्या है, स्पिंडल बनने से रोकना। तो वो ड्रग, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्पिंडल बनने से रोकते हैं, मतलब कि ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन हो रही है, वो आपस में चिपक रहे हैं, तो उस फॉर्मेशन को ही रोक देना। लेकिन बाद में क्या होता है, स्पिंडल टूटेगा भी तो कुछ ड्रग जो होते हैं वो स्पिंडल के टूटने को रोकते हैं। तो कुछ ड्रग बनने को रोक रहे हैं, कुछ टूटने को रोक रहे हैं, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पिंडल पे एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन आपको अब समझ आ गया होगा, पहले स्पिंडल बनता है, ठीक है, ताकि वो क्रोमोसोम बीच में आ जाए, बीच में आ जाए। तो वो ड्रग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में आया तो उसको तोड़ना भी तो जरूरी है, ताकि इक्वल क्रोमोसोम बाकी की सेल में जाए। तो दो टाइप के ड्रग होते हैं, एक तो स्पिंडल को बनने से रोकते हैं, और एक बार बन जाए तो टूटने से, उसको जो टूटता है वो उस वहां से रोक देते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन को रोक रहे हैं वो विनका एल्कलॉइड होते हैं। विनका एल्कलॉइड, जिसमें विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन आता है। ठीक है, तो विनका एल्कलॉइड जो है पॉलीमराइजेशन रोकते हैं स्पिंडल की। तो ये लाइन आपने पढ़ी तो होगी, लेकिन समझ नहीं आई होगी, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा था यहाँ पर कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, फिर वो ड्रग जो कि स्पिंडल बनने के बाद ब्रेक डाउन को रोक दे, वो पैक्लीटैक्सेल है। ठीक है, तो स्पिंडल की पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करे विनका एल्कलॉइड, और उसकी जो डी पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करे वो पैक्लीटैक्सेल। दोनों ही केस में अपना फायदा है। चलो, विनका एल्कलॉइड की अगर हम बात करें तो ये बोन मैरो सप्रेशन कॉज नहीं करता, और इसमें मान लो स्टार मार्क। जितने भी कैंसर ड्रग है सब के सब बोन मैरो सप्रेशन करते हैं, विनक्रिस्टीन नहीं करता। लिख लो आप लोग, विनक्रिस्टीन नहीं करता। दो ड्रग और भी नहीं करते, वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए निमोनिक अपना बन जाएगा VBL। विनक्रिस्टीन बोन मैरो सप्रेशन नहीं करता, ये पेरीफेरल न्यूरोपैथी करता है। ठीक है, पैक्लीटैक्सेल हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, टोपो आइसोमरेस इनहिबिटर। टोपो आइसोमरेस, अब मुझे बताओ कि टोपो आइसोमरेस को बैक्टीरिया में क्या बोलते हैं अपन। बैक्टीरिया के अंदर इसका एक नाम पढ़ा था हमने, जो कि जी से स्टार्ट होता था। जी से, गायरेस। वेरी गुड। ह्यूमंस के अंदर टोपो आइसोमरेस हम बोल देते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेस क्या करता है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग करता है। नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, इसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, तो अगर मैं टोपो आइसोमेरेस को इनहिबिट कर दूं तो डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो रैपिडली ग्रोइंग सेल है उनको किल करना है, कैंसर की सेल्स को किल करना है। तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना, उनकी डीएनए को रेप्लिकेट करने से रोकना पड़ेगा। तो हम टोपो आइसोमेरेस इनहिबिटर देते हैं, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले जो ड्रग है उसमें आ जाएगा इरिनोटिकान। ठीक है, मतलब कि जो टोपो आइसोमेरेस 1 को इनहिबिट करे वो आ जाएगा हमारा इरिनोटिकान। इरिनोटिकान। तो 1 से आई इस तरह से याद रख सकते हो, 1 से आई। फिर 2 के अंदर इटोपसाइड एंड एंथ्रासाइक्लिन्स, इसके नाम में टोपो आ रहा है, देखो टोपो, तो टोपो आइसोमरेस। तो 1 वाला कौन सा है, इरिनोटिकान, आई फॉर 1। एंड दूसरा क्योंकि इसके अंदर 1 आई नहीं आ रहा है तो वो सेकंड, ऑटोमेटिकली सेकंड पे हो जाएगा, इटोपोसामाइड, इटोपोसाइड एंड एंथ्रासाइक्लिन्स। इरिनोटोकान प्रोड्रग है अपना, और ये कोलोरेक्टल कैंसर में यूज होता है। कॉलिनर्जिक सिम्टम आते हैं, कॉलिनर्जिक सिम्टम्स कोई मुझे बताएगा कैसे कैसे हो सकते हैं। कॉलिनर्जिक सिम्टम्स कौन कौन से थे, यूरिनरी, रिटेंशन की आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा। आउटफ्लो ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर हाइपो होगा कि हाइपर, हाइपो। हाइपो। ठीक है, तो जितने भी कॉलिनर्जिक सिम्टम्स है इस ड्रग से आ जाते हैं, इरिनोटिकान से। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर प्रो ड्रग है, और ये अगर आप लोग पहला लेक्चर स्टार्टिंग में खोलोगे तो मैंने एक लिस्ट पढ़ाई थी प्रो ड्रग की, वहां पे ड्रग लिखा हुआ है, इरिनोटिकान। ठीक है, चलो, इटोपोसाइड जो है सेकेंडरी ल्यूकेमिया कॉज करता है, और ये सेकेंडरी ल्यूकेमिया हमने और जगह भी पढ़ी थी, वो था अल्कलाइटिंग एजेंट। लेकिन अल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर ये था कि वो डिलेड होती थी, 4-5 साल के बाद हो रही है, यहाँ पे अर्ली होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। बस ये डिफरेंस होता है यहाँ पर।
ठीक है, एक और कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स पे। इस पे सिर्फ दो ही ड्रग आते हैं, डॉक्सीरुबिसिन एंड डायनोरुबिसिन, और इनके बारे में बस एक ही बात याद रखनी है कि ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। बॉडी में जाने के बाद ये फ्री रेडिकल बनाते हैं जिससे कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, और उसको ठीक करने के लिए ड्रग दी जाती है डेक्सराजोक्सैन। ठीक है, ये रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम भी करते हैं, बस नाम याद कर लेना, ये ज्यादा नहीं पढ़ना इसके अंदर। मतलब एक्चुअली अगर जानना है तो बता देता हूँ। बेसिकली कीमोथेरेपी के अंदर रेडिएशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर रेडिएशन करवाई जा रही है ताकि जो सेल्स है किल हो जाए स्किन के ऊपर, तो अगर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद किसी ने डॉक्सीरुबिसिन खा ली, तो जहां जहां रेडिएशन दी थी ना, वहां पे रैशेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इससे रेडिएशन रिकॉल हो जाता है। यही होता है, बस आप लोग नाम याद रखना कि डॉक्सीरुबिसिन और डायनोरुबिसिन रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम कॉज करता है, लेकिन मेन यहाँ पर कार्डियोटॉक्सिसिटी है। ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेक्स्ट्रोजोक्सोन, जो कि इसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी को रोकेगा। कैसे? फ्री रेडिकल को किल करके हटा देगा उसे। चलो, अब कुछ मिसलेनियस ड्रग्स पढ़ लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट 2 स्लाइड्स है। चलो, तो मिसलेनियस ड्रग्स पढ़ लेते हैं जो रैंडम ड्रग्स पूछे जाते हैं। ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी है, मैरोस्पेयरिंग, मैरोस्पेयरिंग, विनक्रिस्टीन, ब्लियोमाइसिन एंड एल एस्पेरेजिनेस, वीबीएल। ये तीनों के तीनों ड्रग एंटी कैंसर ड्रग ऐसे होते हैं जो कि बोन मैरो को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये वीबीएल लिख लेना आप। विनक्रिस्टीन, ब्लियोमाइसिन एंड एल एस्पेराजिनेस, वीबीएल। विनक्रिस्टीन, ब्लियोमाइसिन एंड एल एस्पेराजिनेस मैरो स्पेयरिंग है। मैरो स्पेयरिंग मतलब कि बोन मैरो को सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि ये ड्रग पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बस ये साइड इफेक्ट पूछता है, ये कि ब्लूमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एबीसी मीथोट्रेक्सेट। ए से क्या था? अमायोडेरोन। बी से ब्लियोमाइसिन। सी से क्या था? साइक्लोफॉसफामाइड। चलो, बी से एक और ड्रग था आपका, कौन सा ड्रग था बताओ? बसल्फान, एबीसी मीथोट्रेक्सेट। तो ये न्यूमोनिक याद कर लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ड्रग और आता है एल एस्परजिनेस, जो कि मैरो स्पेयरिंग है, मतलब कि ये बोन मैरो को सप्रेस नहीं करेगा। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली होता क्या है कि यूज करते हैं एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में, जिसको हम ऑल भी बोलते हैं। इसको याद करना बड़ा आसान है, देखो, एल ए उल्टा कर दो ए एल। ठीक है, ए एल एल, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया वाली सेल्स होती है ना, वो खुद का एस्पेराजिन बना नहीं पाती, वो हमारी बॉडी से लेते हैं। तो एस्पराजिनेस हम जब देते हैं बाहर से, तो हमारी बॉडी के एस्पराजिन को वो किल कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब इनके लिए एस्पराजिन तो बचा नहीं, खाना तो बचा नहीं, तो ये सेल्स किल हो जाती है। इस तरह से काम करता है एस्पराजिनेस। ठीक है, साइड इफेक्ट इसका एलर्जी एंड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये वाला पॉइंट नाइपर के टाइम डिस्कस कर लेंगे। AS2O3 और रेटिनोइक एसिड जो है मैचुरेशन एजेंट्स होते हैं, सिंगल पॉइंट है, ज्यादा में डिस्कस नहीं करना है। थैलिडोमाइड, ये डिस्कस करना है। मुझे बताओ कि सारे के सारे जितने भी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो पेट जीआईटी में कौन सा साइड पे कॉज करते हैं? डायरिया की कॉन्स्टिपेशन? डायरिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिपेशन। ये एक्सेप्शन है, नोट कर लो उसे, कि जो थैलिडोमाइड होता है ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, और एक बहुत ही भयंकर सा साइड इफेक्ट कॉज करता है ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। उसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम? फोकोमेलिया। फोकोमिलिया, फोकोमिलिया। ठीक है, चलो, ये एंजियोजेनेसिस को रोकता है। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपना, बस आपको कॉन्स्टिपेशन याद रखना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी देख सकते हो आप लोग, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा के लिए अपने एक ड्रग पढ़ा था जो एम से स्टार्ट होता था, मेल्फेलान। ठीक है, चलो, लास्ट ड्रग आज का और लास्ट टॉपिक अपना, डेक्टिनोमाइसिन। किसने एक्टिनोमाइसिन बोला था ना, उसी में आ जाता है डेक्टिनोमाइसिन भी। तो ये जो ड्रग है ना, ये बेसिकली 2-3 तरीके से काम करता है। ये डीएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करेगा, टॉपो आइसोमरेज 1 पे भी बाइंड करेगा और 2 पे भी बाइंड करेगा। 3 तरीके इसके काम करने के। ठीक है, और उसका साइड इफेक्ट होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी। इतना ही पूछता है डेक्टिनोमाइसिन के बारे में। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है। और ब्लूमाइसिन, इसमें से जो मेन मेन ड्रग है मैं स्टार मार्क मार देता हूँ। ब्लूमाइसिन पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, थैलिडोमाइड पढ़ लेना है। ठीक है, और डेक्टिनोमाइसिन भी अपने को डिस्कस कर लेना है, जब हम रिवीजन क्लास करेंगे अपन डिस्कस इसको भी करेंगे। और ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्पिंडल वाला जो मैंने समझाया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था ये।
तो आई थिंक ये चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। कीमोथेरेपी, ताली बजा दो अपने लिए, कीमोथेरेपी आज कंप्लीट हो गई अपनी। एक टॉपिक रहता है इम्यूनोसप्रेशन, वो मैं कल करा दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट लगेगा उसमें। तो कीमोथेरेपी फाइनली अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अपन कल करेंगे इम्यूनोसप्रेशन प्लस CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर मुझे ज्यादा टाइम मिला तो एंजाइना भी करा दूंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अपन कर लेंगे एंजाइना भी, कोशिश करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे। चलो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अभी।